साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि हम इम्यूनोलॉजी के पार्ट को कवर कर रहे थे, अब उसी क्रम में अब हम आगे जो पार्ट देखने वाले हैं, वो है इम्यून रिस्पॉन्स के बाद। मतलब आपने इम्यूनोलॉजी में मैंने बहुत सारे पार्ट कवर किए। रिकॉम्बिनेशन को इसके पहले हमने देखा कैसे वेरिएशंस आते हैं। अब हमको देखना है कि अगर सिस्टम में इम्यून सिस्टम मैलफंक्शन करता है, तो क्या-क्या डिज़ीज़ होती हैं, उसके बारे में अब हम यहाँ पे देखेंगे। हालाँकि यहाँ पे जो पहली डिज़ीज़ होने वाली है या जो पहला रिस्पॉन्स आता है वो एलर्जिक रिएक्शन या हाइपर सेंसिटिविटी है, तो ये पार्ट को मैंने आपको कवर कर रखा हुआ है। तो इसका केवल हम थोड़ा-सा ही ओवरव्यू देखेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, समटाइम्स द इम्यून सिस्टम फेल्स एज़ इन ऑन वे और अनदर इट में ओवर रिएक्ट भी कर सकता है। इज एन एलर्जिक रिएक्शन, इट मे अटैक सेल्फ एंटीजन जिससे ऑटो इम्यून डिज़ीज़ कॉज़ होती है। ठीक है? या फिर क्या होता है, इट मे फंक्शन वीकली और नॉट जिससे इम्यूनो डिफिशियंसी डिज़ीज़ कॉज़ होगी। ठीक है? तो 3 तरीके हो सकता है, या तो ये ओवर रिएक्ट करेगा जिससे एलर्जिक रिएक्शन आएगा, या अपनी ही बॉडी के एंटीजन को सेल्फ एंटीजन के तरीके से पहचानने लगेगा, तो ऑटो इम्यून डिज़ीज़ हो जाएगी। और इसके अलावा या तो फिर क्या होगा, इट में फंक्शन, या तो वो बहुत ही वीकली काम करेगा या नहीं काम करेगा, जिससे क्या हो जाएगा, इम्यून डिफिशियंसी हो जाएगी। तो पहला केस जैसा कि हम जानते हैं, एलर्जिक रिएक्शन रिजल्ट फ्रॉम हाइपर सेंसिटिविटी। तो एलर्जिक रिएक्शन ये पूरा मेरा एक है 2 पार्ट में ये पूरे वीडियो पड़े हुए हैं। आप अगर इस चैनल पे नए जॉइन किए हैं तो आप वापस से जाकर देखिएगा, बट हम यहाँ पे केवल इसको रीड करेंगे। ठीक है? तो एलर्जिक रिएक्शन अराइजेस व्हेन द ह्यूमन इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्ट करता है टू हाइपर सेंसिटिविटी टू डोज़ ऑफ एंटीजन। मतलब क्या होता है कि आपका हाइपर सेंसिटिविटी होना जो होता है, उससे एलर्जिक रिस्पॉन्स आता है। ऑल्दो द एंटीजन इटसेल्फ मे प्रेजेंट नो डेंजर टू द होस्ट, द इनएप्रोप्रिएट इम्यून रिस्पॉन्स मे प्रोड्यूस इन्फ्लेमेशन। तो यहाँ पे इन्फ्लेमेशन या अदर सिम्पटम्स आते हैं विच कैन सीरियस इलनेस, या कभी-कभी डेथ भी हो जाती है। एलर्जिक रिएक्शंस आर द मोस्ट फैमिलियर एग्जांपल ऑफ दिस फिनोमेना। 2 टाइप ऑफ एलर्जिक रिएक्शंस होती हैं, एक इमीडिएट होती है और एक डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी होती है। तो ये हमें नई बात पता चली, जो कि मैंने इसके पिछले पार्ट्स में मैंने ये चीज़ नहीं कवर किया था। ठीक है? तो हम यहाँ पे रीड करेंगे, और आप कभी भी डिफरेंट बुक से पढ़ाई करिए। ये मैं बार-बार बोलता हूँ कि आपको वैसी उसी टॉपिक के बारे में आपको डिफरेंट चीज़ें पता चलेंगी। तो पहला जो केस होता है वो इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी का होता है। तो इसमें क्या चीज़ होता है उसको हम थोड़ा-सा यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे इसको अगर डिटेल में देखना चाहें, तो ये जैसे लिखा हुआ है, अराइजेस व्हेन एलर्जिक इंडिविजुअल इज एक्सपोज्ड टू द एंटीजन। अब एंटीजन जो होगा यहाँ पे जो होता है वो एलर्जन होता है, जो हमने आपको बता रखा है। कोई भी इन्वायरमेंट का पार्ट हो सकता है, फूड हो सकता है, वेनम हो सकता है इंसेक्ट का। इन रिस्पॉन्स टू द एलर्जन द इंडिविजुअल कौन सी एंटीबॉडी बनाएगा, आईजीई बनाएगा। जब भी ये हैपन होगा तो मास्ट सेल का रोल यहाँ पर आता है, और बेसोफिल्स इन द ब्लड जो कि बाइंड करती हैं कांस्टेंट बाइंड द कांस्टेंट एंड of the IgE. If the individual is exposed to the same allergen, again binding of the allergen to IgE cause the mast cell and basophil टू रैपिडली रिलीज ए लार्ज अमाउंट ऑफ क्या रिलीज होगा, हिस्टामाइन रिलीज होगा। तो ये सारी स्टोरी आपको मैं बता रखा हूँ। दिस रिजल्ट से क्या होगा, डायलेशन ऑफ द वासोडाइलेशन का केस होगा, इन्फ्लामेशन होगा और डिफिकल्ट इन द ब्रीदिंग होता है। इसके अलावा इफ नॉट ट्रीटेड विथ हिस एंटी हिस्टामिन, तो जब भी ऐसे पर्सन होंगे, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं कि हम उनको क्या देंगे, एंटी हिस्टामिन टेबलेट, मतलब मेडिकेशन देंगे जिससे वो ठीक होंगे। ठीक है? तो ये इससे क्या होता है, अगर आपने उनको नहीं ट्रीट किया तो यहाँ पे डेथ भी हो सकती है। इट इज़ नॉट नोन व्हाई सम पीपल प्रोड्यूस एक्सेसिव अमाउंट ऑफ आईजीई। देयर इज़ सम एविडेंस टू जेनेटिक फैक्टर भी इन्वॉल्व होते हैं। ये भी एक कारण हो सकता है जिसकी वजह से एलर्जिक रिस्पॉन्स आता है। एलर्जी टू पॉलन कैन बी ट्रीटेड यूजिंग अ प्रोसेस कॉल्ड डिसेंसिटाइजेशन। यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आप देख लीजिएगा, मतलब यहाँ पे इसको नोट डाउन करेंगे कि डिसेंसिटाइजेशन एक प्रोसेस होती है, उससे भी हम इसको ठीक करते हैं एलर्जिक रिस्पॉन्स को। ठीक है? तो अब ये प्रोसेस क्या होती है, इसको हम देख लेते हैं। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व इंजेक्टिंग। हम पहले से क्या करेंगे, जैसे आप एंटीबॉडी या फिर आप वैक्सीन के लिए करते हैं, वैसा ही कार्य हम यहाँ पे करेंगे। इन्वॉल्व करते हैं इंजेक्टिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ द एलर्जन। जो हमारे एलर्जन होंगे, टिपिकली जस्ट एन एक्सट्रैक्ट ऑफ द ऑफेंडिंग प्लांट टिश्यू, स्किन में हम कर देते हैं, जिससे वो आईजीजी के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करेंगे। लेकिन अभी यहाँ पे आईजीजी नहीं होगा। ठीक है? मतलब एक तरीके से हम प्रोवोक करना होता है, ताकि नेक्स्ट टाइम जैसे ही वो एलर्जन बॉडी में एक्सपोज होगा तो आईजीजी उससे बाइंड करेगा, जिससे कि क्या हो जाएगा, टाइंग इट अप बिफोर आईजी कैन बाइंड एंड एक्सर्ट इट हार्मफुल इफेक्ट। जिससे क्या होगा कि आईजीई उससे बाइंड ना कर पाए और हार्मफुल रिस्पॉन्स ना आए। ठीक है? तो
तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद हम डिसेंट्रलाइजेशन, कभी-कभी ये फूड एलर्जन पे कार्य नहीं करता है, ये आपको याद रखना होगा, बिकॉज़ द आईजी रिस्पॉन्स टू दोज़ सब्सटेंस इट्स सो स्ट्रांग दैट इवन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एंटीजन प्रोवोक इट। ठीक है, तो ये सारी कहानी है फूड एलर्जीज़ जो होती हैं वो यूएस में काफ़ी देखी जाती हैं। इज़ टू अवॉइड फूड कंटेनिंग द एलर्जन, दिस कैन बी डिफिकल्ट बट फूड लेबल्स लिस्टिंग ऑल द इंग्रेडिएंट आर हेल्पफुल। तो ये सारी चीज़ें आपको पता ही होगा। मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट आर बिगिनिंग टू आइडेंटिफाई द एंटीजन दैट एक्ट एज ए एलर्जन विद द होप ऑफ डेवलपिंग वैक्सीन या जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड एंड लैक द एलर्जेनिक एपिटोप। तो ऐसा प्रयास किया जा रहा है रिसर्च में कि जिस तरीके से लोगों को अगर किसी भी पर्टिकुलर, पहली बात तो हमको कुछ ऐसा टेस्ट हो, कुछ ऐसे चीज़ें हो जिससे पहली बात तो हमको ये पता चले कि कैसे हम इस बात को फाइंड आउट करेंगे कि ये जो है वो एलर्जी कॉज करता है, ये सब्सटेंस जो है वो एलर्जी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको याद रखना है, आईजीई याद रखना है, बेसोफिल्स याद रखना है, मास्ट सेल, हिस्टामिन, एंटी हिस्टामिन देंगे। डिसेंसिटाइजेशन एक प्रोसेस होता है, उसको हम करते हैं। स्मॉल अमाउंट ऑफ एलर्जन को हम पहले इंड्यूस कर देंगे, जो सबसे पहले आईजीजी बना लेगा। ठीक है, जो कि क्या करेगा, हालांकि आईजीई नहीं बनेगा, ताकि जब नेक्स्ट टाइम पे आएगा तो आईजीजी जाके बाइंड करेगा, जिससे आईजीई वहाँ पे नहीं बाइंड कर पाएगा। ठीक है, अब इस चीज़ को हम यहाँ पे फिगर के माध्यम से यहाँ पे समझ लेते हैं। इनिशियल रिस्पॉन्स कैसे आता है, इस फिगर को हम थोड़ा-सा और अच्छे से समझ लेते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, एलर्जन बाइंड करेगा टू आईजीई ऑन अ बी सेल। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, एलर्जेंस आके बाइंड करते हैं बी सेल्स के ऊपर, आईजीई एंटीबॉडीज पूरे कार्य को करेगी, जिससे क्या होगा, क्लोन ऑफ द प्लाज्मा सेल्स बनेगी जो आईजीई को रिलीज करेंगी। आईजीई जो होंगी वो रिसेप्टर पर बाइंड करेगी मास्ट सेल या बेसोफिल्स। ठीक है, दोनों ही क्या करेंगी, हिस्टामाइन को रिलीज करेंगी। तो यही स्टोरी यहाँ पे साइड में ही यहाँ पे आपको दिया गया है। इसके बाद लेटर रिस्पॉन्स क्या होता है, द एलर्जन बाइंड टू आईजीई ऑन मास्ट सेल क्विकली रिलीज हिस्टामाइन रिलीजिंग एन एलर्जिक रिस्पॉन्स। तो ये स्टोरी आती है, सिंपल सी स्टोरी है। यहाँ पे एक सेपरेट वीडियो अवेलेबल है, आप वहाँ पे जाके इसको पूरा देखिएगा। इसके अलावा डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी क्या होती है, ये तरीके की हाइपर सेंसिटिविटी जो होती है, ये भी एलर्जिक रिस्पॉन्स होता है, लेकिन ये बहुत जल्दी नहीं होता है। ठीक है, अंटिल आवर डज नॉट बिगिन अंटिल आवर्स आफ्टर एक्सपोजर टू द एंटीजन। ये क्या करता है, यहाँ पे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जो होती हैं वो टी सेल्स को शो करती हैं, तब रिस्पॉन्स इनिशिएटेड होता है। ठीक है, टी सेल रिस्पॉन्स इनिशिएटेड होता है। इसका एग्जाम्पल जो होता है, रैसेस जो आपकी बॉडी में पड़ते हैं, दैट डेवलप्ड आफ्टर एक्सपोजर टू पॉइजन एवी। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ये पार्ट को कवर कर लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, ऑटो इम्यून डिजीज़। ठीक है, तो ये भी मैंने थोड़ा-सा आपको बता रखा था, बट अब ये इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको हम देखेंगे। अब यहाँ पर क्या होता है कि बॉडी का काम मैंने क्या बताया था, इम्यून सिस्टम जो है वो हमारी आर्मी है। आर्मी को अपने अपने बंदों पर हथियार नहीं चलाना है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि अगर अपने ही लोगों को अगर वो फॉरेन ट्रीट करने लगेगा तो क्या होगा, ऑटो इम्यून डिजीज़ जनरेट होगी। ठीक है, errors in the selection of T cell in the thymus can result in the T cell that bind to the antigen MHC complex that carries self antigen। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, although the precise origin of autoimmunity is not known, there are several hypotheses। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर क्या बताया गया है। ठीक है, जैसे कि जब मैं आपको पढ़ा रहा था, ठीक है, हालाँकि जब टी सेल या बी सेल मैंने आपको बता रखा है, चाहे वो टी सेल्स होते हैं, तो जब इनका डेवलपमेंट होता है थाइमस में, ठीक है, तो वहाँ पे ये भी चेक किया जाता है कि यहाँ पे इनको एमएचसी से बाउंड एंटीजन आते हैं, जो यहाँ पे इनको शो करते हैं। ठीक है, यहाँ पे और सेल्फ और नॉन सेल्फ का इनको क्या किया जाता है, ज्ञान दिया जाता है, नॉलेज दिया जाता है कि भाई तुम पहचान लो कौन सी अपनी सेल्स हैं। ठीक है, अगर बाय डिफ़ॉल्ट अगर ये अपनी ही सेल्स को फॉरेन मानने लगती हैं, तो इनको क्या कर दिया जाता है, जो मैंने आपको पढ़ाया था, क्लोनल डिलीशन, याद आया? ठीक है, क्लोनल डिलीशन में क्या होता था कि उस पर्टिकुलर सेल्स को क्या करते थे, नष्ट कर दिया जाता था। ठीक है, तो अगर ये प्रोसेस नहीं हुई और ये जो आपका गंदा वाला टी सेल्स था, ठीक है, अब वो इस प्रोसेस से बाहर निकल गया, तो ये क्या करेगा, ऑटो इम्यूनिटी कॉज़ करेगा, राइट? तो ये कभी-कभी सिस्टम में हो जाता है कि वो इस प्रोसेस से बच के निकल जाते हैं। ठीक है? तो जब ये ऐसी प्रोसेस से बच के निकल जाते हैं, तब क्या होगा, आपकी कौन-सी डिज़ीज़ कॉज़ होगी? ऑटो इम्यून डिज़ीज़ कॉज़ होगी। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है। ठीक है?
अब यहाँ पे जो हाइपोथेसिस है, फेलियर ऑफ द क्लोनल डिलीशन जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया है, एक क्लोन ऑफ लिम्फोसाइट मेकिंग एंटीबॉडी अगेंस्ट सेल्फ एंटीजन दैट शुड हैव बीन डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए था। कौन करता? टी-रेग करता, या एपोप्टोसिस होता जो नहीं हुआ है, ठीक है? टी-रेग करती क्या थी, मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ, IL-10 को सिक्रीट कर रही थी। इसके अलावा मॉलिक्यूलर मिमिक्री कभी-कभी हो जाती है। टी सेल दैट रिकॉग्नाइज अ नॉन सेल्फ एंटीजन सच एज वायरस आल्सो रिकॉग्नाइज समटाइम्स ऑन द सेल्फ एंटीजन दैट हैज़ अ सिमिलर स्ट्रक्चर। तो ये भी एक कहानी होती है मॉलिक्यूलर मिमिक्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कभी-कभी क्या होता है ना कि सब कुछ सही है आपकी बॉडी में, ठीक है? आपके सिस्टम में सारी चीज़ें सही हैं, बट कभी-कभी क्या होता है, हालाँकि ये बहुत ही रेयर केस में होता है, ठीक है? ये बहुत ही रेयर केस में क्या होता है, मॉलिक्यूलर मिमिक्री होती है, ठीक है? ये मिमिक्री आपने पढ़ा होगा बहुत सारे जगह पे आपने इसको पढ़ा होगा, ठीक है? मतलब किसी चीज़ को एक जैसा, तो यहाँ पे क्या होता है कि स्ट्रक्चर सेम स्ट्रक्चर होते हैं, सेम स्ट्रक्चर शो करते हैं, तो वो क्या करता है, आपकी बॉडी जो होती है ना, वो कन्फ्यूज़ हो जाती है। आपकी इम्यून सिस्टम जो होगी, वो यहाँ पे क्या होती है, कन्फ्यूज़ हो जाती है और वो समझ नहीं पाती है कि ये अपनी सेल्स है या दूसरे वाली सेल्स है। तो ये एक प्रोसेस होता है जो मॉलिक्यूलर मिमिक्री इसमें रोल प्ले करता है, ठीक है? तो इस बात को आप याद रखेंगे, ऑटो इम्यूनिटी डज़ नॉट ऑलवेज़ रिज़ल्ट इन डिज़ीज़ बट ए नंबर ऑफ ऑटो इम्यून डिज़ीज़ आर कॉमन, ठीक है? तो ये आपको याद रखना होगा। कुछ डिज़ीज़ के नाम हैं जैसे पीपल विथ सिस्टमिक लूपस एरिथेमेटोसिस, SLE एक डिज़ीज़ है। तो हालाँकि मैंने आपको ये होमवर्क भी दिया था कि आप सारे ऑटोइम्यून डिज़ीज़ का एक चार्ट बनाएँगे, तो हालाँकि वो आप नोट डाउन कर लीजिएगा, यहाँ पे 3-4 डिज़ीज़ हैं, इसके अलावा भी मैंने आपको बता रखा है, ठीक है? पीपल विथ SLE हैव एंटीबॉडी टू मैनी सेलुलर कंपोनेंट इंक्लूडिंग डीएनए एंड न्यूक्लियर प्रोटीन। यहाँ पर जो होता है वो किसके खिलाफ? अपने ही डीएनए और न्यूक्लियर प्रोटीन के खिलाफ ये क्या करने लगते हैं? बनाने लगते हैं। दीज़ एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी कैन कॉज़ सीरियस डैमेज व्हेन दे बाइंड टू नॉर्मल टिश्यू एंटीजन एंड from large circulating antigen antibody complex which become stuck in tissue and provoke inflammation। तो SLE आपको याद रखना है, ठीक है? ये डिज़ीज़ कैसे होती है, ठीक है? ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए हो गई है। दूसरी जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट आपके लिए डिज़ीज़ है वो रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, ठीक है? ये भी आपको याद रखना है जो कि ऑटोइम्यून डिज़ीज़ में आती है, हैव डिफिकल्ट टू शटिंग डाउन अ टी सेल रिस्पॉन्स। यहाँ पे टी सेल्स का रिस्पॉन्स नहीं आता है एंड इन्हिबिटरी प्रोटीन जो होती है जिसको हम CTLA-4 बोलते हैं, ये सब लर्न करने वाली चीज़ें हैं, ठीक है? तो ये आपको याद रखना है। CTLA-4 जो होती है ब्लॉक टी सेल्स फ्रॉम रिएक्टिंग टू द सेल्फ एंटीजन। पीपल विद रूमेटॉइड अर्थराइटिस में हैव लो CTLA-4 एक्टिविटी होती है व्हिच रिजल्ट इन इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स। तो ये किसकी डिजीज़ है? जॉइंट की एक डिजीज़ है, ठीक है? ड्यू टू द इन्फ्लिट्रेशन ऑफ एक्सेस व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है? तो ये कहानी आपको याद रखनी होगी। ठीक है? एटलीस्ट आप यहाँ पे डिज़ीज़ का नाम ज़रूर याद रखेंगे, ठीक है? इसके अलावा हाशिमोटो डिज़ीज़ मैंने आपको बताया था, ये थायराइड से संबंधित होती है, ये मोस्ट कॉमन ऑटोइम्यून डिज़ीज़ इन वुमेन्स में पाई जाती है। इम्यून सेल अटैक थायराइड टिश्यू रिजल्टिंग इन फैटिग, डिप्रेशन, ये सारी स्टोरी आती है, ठीक है? इसके अलावा एक डिज़ीज़ और है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस या टाइप 1 डायबिटीज़, ठीक है? तो डायबिटीज़ जो होती है वो 2 टाइप की होती है, ये हमने डायबिटीज़ का भी मेरा एक सेपरेट वीडियो पड़ा हुआ है, वो उसको जाके आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है? वहाँ पे मैंने जब भी मैंने इंसुलिन की बात की है, मतलब इंसुलिन नाम से पूरा वीडियो पड़ा है, ग्लूकागॉन का भी पड़ा है, आप वहाँ पे देखिएगा, ठीक है? तो यहाँ पे जो टाइप 1 डायबिटीज़ होती है, वो ऑटो इम्यून्स में आती है, मोस्ट ऑफ़न अकर इन चिल्ड्रन में ये पाया जाता है। इट इज़ कॉज्ड बाय इम्यून सिस्टम अगेंस्ट सेवरल प्रोटीन इन द सेल्स ऑफ द पैनक्रियाज़ दैट मैन्युफैक्चर द प्रोटीन हार्मोन इंसुलिन के मैन्युफैक्चर में इन्वॉल्व होते हैं। This reaction kill the insulin producing cells, so people with type 1 diabetes must टेक इंसुलिन डेली इन ऑर्डर टू सर्वाइव, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई। हालाँकि यहाँ पे मैंने आपको बता रखा है कि कौन-सी आपकी सेल्स होती हैं, तो बीटा सेल्स होती हैं जो इंसुलिन हार्मोन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, ठीक है? तो बीटा सेल्स जो होती हैं मतलब वहाँ पे पैनक्रियाज़ में आपके अल्फा, बीटा, गामा ये सारी चीज़ें मैंने बताई है। वहाँ पे जो बीटा सेल्स जो होती हैं वो नष्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि ऑटो इम्यून डिज़ीज़ जो जनरेट होती है वो ये होती है। तो ये 4 नाम यहाँ पे आपको मिल गए हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी डिज़ीज़ हैं जो ऑटो इम्यून डिज़ीज़ में आती हैं, उनको आप सर्च कीजिएगा, नहीं समझ में आता है गूगल पे टाइप कीजिएगा, उनकी एक लिस्ट बना लीजिएगा, ठीक है? और डेली डेली क्या करेंगे आप इसको रिकॉल करेंगे, ठीक है? अब जो यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, अगर आपकी इम्यून सिस्टम सही काम नहीं कर रही है, तब जब एक डिज़ीज़ होती है एड्स होती है, तो इससे आप काफ़ी फ़ैमिलियर होंगे, इम्यूनो डिफिशियंसी डिसऑर्डर होता है।
ठीक है, अब हम इसको भी देख लेते हैं। नंबर ऑफ इनहेरिटेड एंड एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर होते हैं। इन सम इंडिविजुअल टी और बी सेल नेवर फॉर्म, कभी कभी टी सेल या बी सेल ही नहीं बनते हैं, कभी बी सेल लॉस द एबिलिटी टू गिव राइज टू प्लाज्मा सेल। तो ये कभी कभी कंडीशंस आ जाती है। इन आइदर केस द अफेक्टेड इंडिविजुअल्स इज अनेबल टू माउंट एन इम्यून रिस्पॉन्स एंड दस लैक अ मेजर लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट पैथोजन। ठीक है, तो ये पैराग्राफ में ये बातें बताई गई हैं। टी हेल्पर सेल परहैप इज ए मोस्ट सेंट्रल कंपोनेंट ऑफ द इम्यून सिस्टम। तो इसमें तो कोई आपको संदेह नहीं होना चाहिए। मैंने बार-बार इस बात को बोला है कि टी हेल्पर का क्या है, वो हेल्प कर रही है, बहुत सारे साइटोकाइन को सिक्रीट कर रही हैं, कनेक्टिंग लिंक है, इन्नेट में भी कार्य करती हैं और एडाप्टिव में भी कार्य करती हैं। ठीक है? तो इसको आपको हमेशा याद रखना, बिकॉज़ एसेंशियल रोल इन द बोथ द ह्यूमरल एंड सेलुलर इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है? तो अगर आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएँगे कि कौन-सा ऐसा सब्सटेंस है जो कनेक्टिंग लिंक है, ठीक है? मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ। अगर कनेक्टिंग लिंक अगर आपसे पूछा जाए इस तरीके से, ठीक है? कनेक्टिंग लिंक अगर आपसे पूछा जाएगा तो इन्नेट इन्नेट कह लीजिए, एडॉप्टिव कह लीजिए, ठीक है? ऐसे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है? या फिर सेलुलर और ह्यूमरल, सेलुलर या ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है? इन दोनों ही चीज़ों में कौन-सा कनेक्टिंग लिंक है? तो टी हेल्पर सेल है, ठीक है? ये मैंने आपको बार-बार बता रखा है, ठीक है? क्यों कनेक्टिंग लिंक है? क्योंकि जब ये एक्टिव होता है तो ये कुछ करता नहीं है, बस ये ऐसे साइटोकाइन्स को सिक्रीट करता है जो क्या करती हैं, बी सेल्स को भी प्रोवोक करती हैं कि आप एंटीबॉडी प्रोड्यूस करिए, और टी सेल्स यानी कि जो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स होती हैं उनको भी प्रोवोक करती हैं। ठीक है? तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हो गई है। इसके बाद दिस सेल्स इज़ द टारगेट ऑफ ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, जो आपकी टी हेल्पर सेल्स होती हैं, इसको आप हमेशा याद रखिएगा। ठीक है? एचआईवी के केस में क्या होता है, एचआईवी के केस में जो होती है आपकी टी हेल्पर सेल्स जो होती हैं वो कार्य नहीं करती हैं। तो अगर आपको याद करने में कोई समस्या होती है तो आप क्या करेंगे, एक छोटा-सा ट्रिक बना लेंगे। ठीक है? टी हेल्पर है, एच निकाल लीजिएगा और एच को जोड़ दीजिएगा एचआईवी से। ठीक है? तो ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। सीधा क्वेश्चन आता है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है भाई? दूसरा तरीका ये हो सकता है, टी हेल्पर CD4 पॉज़िटिव होती थीं, तो ये भी आपको याद रखना है कि CD4 हेल्पर सेल्स जो होती हैं उनकी कमी हो जाती है। ठीक है? तो ये छोटी-छोटी इन्फॉर्मेशन है, तो कहिए कि सर ने आपने टी हेल्पर बताया था और एग्ज़ाम में CD4 आ गया तो मैं क्या करूँ? ठीक है? तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको स्वयं देखना पड़ेगा, ठीक है? तो ऐसे क्वेश्चन्स एग्ज़ाम में पूछे गए हैं कि किसकी वजह से एचआईवी कॉज़ होता है, तो यहाँ पे हेल्पर सेल जो कि CD4 रिसेप्टर उनके ऊपर पाए जाते हैं, CD4 पॉज़िटिव होते हैं, वो नहीं होते हैं, ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए हो गई है। इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉज़ कैसे होता है? एक रेट्रोवायरस कॉज़ करता है जिससे एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। इसके अलावा इसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपने पढ़ा भी होगा, एचआईवी कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन इन बॉडी फ्लूइड्स कंटेनिंग द वायरस। ठीक है? एचआईवी जो होता है वो ट्रांसमिसिबल होता है। ये आपने बहुत सारे बचपन से भी आपने टीवीज़ में ब्रेक देखे होंगे। ठीक है? तो ये जो होता है ये आप इसको आप ब्लड, सीमेन, वेजाइनल फ्लूइड, ब्रेस्ट मिल्क, इनसे ये ट्रांसफ़र होता है, ठीक है? तो ऐसे डिज़ीज़ में यहाँ पे एक चीज़ और आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है? एक टर्म होता है जिसको हम एसटीडी बोलते हैं, ठीक है? अब इस एसटीडी को आप जो है ये मत समझ लीजिएगा कि जो आप पीसीओ पर जाते थे, एसटीडी लिखा रहता था वो, ठीक है? वो नहीं होता है, इसका मतलब होता है एसटीडी वो डिज़ीज़ होती हैं जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिज़ीज़ आती हैं, ठीक है? ये एक सेपरेट पार्ट में मैं इसका वीडियो बनाऊँगा जो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिज़ीज़, तो जो आपकी एचआईवी होती है ये आपकी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिज़ीज़ में आती है, ठीक है? तो आप इसको अब याद रखेंगे, ठीक है? ये इन्फॉर्मेशन हो गया जो कि आपको यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि ब्लड, सीमेन, वेजाइनल फ्लूइड यहाँ से ये ट्रांसफ़र होता है। द रिसिपिएंट टिश्यू जो होगा आपका इज़ आइदर ब्लड बाय ट्रांसफ्यूज़न और द म्यूकस मेम्ब्रेन लाइनिंग एन ऑर्गन, म्यूकस कंटेन ए हाई कंसंट्रेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स होती हैं। तो ये इन्फॉर्मेटिव चीज़ है। एचआईवी इनिशियली इन्फेक्ट मैक्रोफाज, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है? एचआईवी क्या करता है? एचआईवी के केस में होता क्या है कि इनिशियली जो होता है, ठीक है? आप यहाँ पे मैं इसको थोड़ा-सा और अच्छे से दिखा देता हूँ। इनिशियली इन्फेक्ट मैक्रोफाज को इन्फेक्ट करता है। टी हेल्पर सेल्स इसमें बेसिकली खराब होती हैं, एंड एंटीजन प्रेजेंटिंग डेंड्राइटिक सेल्स, तो ये सभी को खत्म करता है, बट बेसिकली जो इसकी स्टोरी आती है वो टी हेल्पर सेल से आती है। और इसके अलावा मैक्रोफाज भी अगर ऑप्शन में दिया होगा, अगर टी हेल्पर नहीं दिया है तब आप इसको टिक करेंगे। एट फर्स्ट देयर इज ए इम्यून रिस्पॉन्स टू द वायरल इन्फेक्शन, द टी हेल्पर
helper cells are activated, but because HIV infected the T helper cell, they are killed both by HIV. ठीक है, HIV itself and by cytotoxic T cell that lies infected T helper cells। ठीक है, तो इस केस में क्या हो रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जब क्या हुआ, यहाँ पे सिंपल सा आप समझिए, इम्यून रिस्पॉन्स टू द वायरल इन्फेक्शन, जब आपके वायरस बॉडी में आया तो टी हेल्पर सेल्स क्या हुई, एक्टिवेट हुई, बट बिकॉज एचआईवी इन्फेक्ट्स द टी हेल्पर सेल्स को ही इन्फेक्ट कर दे रहा है, तो दे आर किल्ड बोथ बाय एचआईवी इटसेल्फ एंड द साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, दोनों ही हेल्पर सेल्स को ही खत्म कर देते हैं। कॉन्सिक्वेंटली टी हेल्पर सेल नंबर डिक्लाइन करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमेशा एचआईवी के केस में पूछा जाता है। आफ्टर द फर्स्ट मंथ और सो इन्फेक्शन, the extensive production of HIV by infected cell activate the humoral immune response, antibody bind करेंगे HIV पे, and the complexes are removed by the phagocyte, HIV level in the blood goes down, there are still low viral infection, however because the depletion of T helper cell, this process reaches a low steady state level called set point। ठीक है, दिस पॉइंट वेरीज अमंग इंडिविजुअल एंड इज स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर ऑफ द रेट ऑफ प्रोग्रेशन ऑफ द डिजीज। ठीक है, तो यहाँ पर ये उस समय जो होता है, ये आपका इंडिकेशन है डिजीज का। ठीक है, फॉर मोस्ट पीपल इट टेक्स 8 से 10 ईयर भी लगते हैं, कभी आपने देखा होगा ना कि ये अचानक से इसके सिम्टम नहीं आते हैं, इवन विदाउट ट्रीटमेंट फॉर द मोर सिविरल मैनिफेस्टेशन टू एज डेवलप, कभी कभी ये 20 साल भी लग जाते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक फिगर बनाया गया है, आप इससे समझ सकते हैं कि क्या एक्चुअल में हो रहा है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, एचआईवी का इन्फेक्शन होता है तो कैसे होता है, सून आफ्टर द इनिशियल एचआईवी इन्फेक्शन द इम्यून सिस्टम डिस्ट्रॉय मोस्ट ऑफ द वायरस। ठीक है, जैसे ही इन्फेक्शन स्टार्ट होता है, इम्यून सिस्टम जो होता है वो उसको डिस्ट्रॉय करता है, द टी हेल्पर सेल कंसंट्रेशन ग्रेजुअली फॉल्स एंड द एचआईवी कंसंट्रेशन इंक्रीज। ठीक है, मतलब क्या होता है कि यहाँ पर टी हेल्पर सेल्स की कंसंट्रेशन अचानक से फॉल करती है और एचआईवी की कंसंट्रेशन बढ़ने लगती है। एज टी हेल्पर सेल्स आर फर्दर रिड्यूस, इम्यून फंक्शन इजे इम्पेयर्ड हो जाएगा और डिजीज कॉज हो जाएगी। ऑलमोस्ट ऑल नेचुरल इम्यूनिटी जो होती है वो लॉस्ट हो जाती है। तो ये यहाँ पे फिगर बनाया गया था। ठीक है, जो आप बहुत ही अच्छा फिगर है, आप इसको क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं। एचआईवी इन्फेक्शन मे बी कैरिड अनसस्पेक्टेड और मैनी ईयर्स बिफोर द ऑनसेट ऑफ द सिम्टम्स। तो कभी-कभी क्या होता है, ये बहुत दिनों के बाद इसमें सिम्टम जनरेट होता है। तो ये देख लीजिए, जैसे कि क्या होता है, ये एक इनका मतलब कह सकते हैं ना कि मतलब एक अजीब-सा है कि यहाँ पे पहले क्या हुआ कि पहले तो टी हेल्पर सेल्स का कंसंट्रेशन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे डाउन हुआ। एचआईवी का कंसंट्रेशन यहाँ पे इंक्रीज़ था, ठीक है? और इम्यून सिस्टम ने उसको खत्म किया, लेकिन धीरे-धीरे ये क्या होते हैं, ये मतलब इनकी संख्या बढ़ती रहती है। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, जो इस फिगर में इसमें इंडिकेट किया गया है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, कॉन्सिक्वेंटली टी हेल्पर सेल नंबर डिक्लाइन आफ्टर द फर्स्ट मंथ, मीनवाइल द एक्सटेंसिव प्रोडक्शन ऑफ एचआईवी बाय इन्फेक्टेड सेल्स जो होती हैं वो एक्टिवेट द ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि टी हेल्पर सेल्स का नंबर डाउन हुआ। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ कि एक्सटेंसिव प्रोडक्शन ऑफ एचआईवी बाय इन्फेक्टेड सेल्स एक्टिवेट द ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स, एंटीबॉडी जो होंगी वो एचआईवी पे बाइंड करेंगी एंड द कॉम्प्लेक्सेस आर रिमूव्ड बाय द फेगोसाइट। एचआईवी लेवल्स जो होगा वो आपका कम हो जाएगा। ठीक है, देयर इज स्टिल अ लो लेवल ऑफ इन्फेक्शन हाउएवर बिकॉज द डिप्लीशन ऑफ टी हेल्पर सेल्स, इसको हम क्या बोलते हैं, लो स्टेडी स्टेट या सेट पॉइंट बोला जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं, जो कि आप देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। ड्यूरिंग दिस डोरमेंट पीरियड होता है, पीपल कैरिंग जनरली एचआईवी जनरली फील फाइन, मतलब उनको सब कुछ सही लगेगा, बट आपकी हेल्पर सेल्स का नंबर जो होता है वो डाउन होता जाता है। हाउएवर द वायरस डिस्ट्रॉय क्या करेगा, टी हेल्पर सेल्स को खत्म करेगा एंड देयर नंबर फॉल टू पॉइंट वेयर द इन्फेक्टेड पर्सन इज सस्पेक्टेबल टू इन्फेक्शन दैट द टी हेल्पर सेल्स। ठीक है, दीज इन्फेक्शन रिजल्ट इन कंडीशन सच एज कापोसी सार्कोमा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये एक टाइप का कैंसर डेवलप होता है, जब बहुत ही सीवियर कंडीशन आती है तब क्या होता है, कापोसी सार्कोमा नाम का कैंसर होता है। ये स्किन ट्यूमर है, कौन कॉज करता है, हर्पिस वायरस कॉज करता है। निमोनिया भी हो जाएगा। ठीक है, कॉज बाई द यहाँ पे फंगस निमोसाइटिस
फंगस से होता है एंड लिम्फोमा ट्यूमर कॉज्ड बाय एप्स्टीन बार वायरस। तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन एक साथ आते हैं। दीज कंडीशन रिजल्ट फ्रॉम ऑपर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन बिकॉज द पैथोजन टेक एडवांटेज ऑफ द क्रिपल्ड इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, यहाँ पे अब समझ लीजिए कि जब आपकी इम्यून सिस्टम ही नहीं काम कर रही है तो क्या होगा, बहुत सारी डिजीज कॉज होंगी। तो लेकिन आपको इसमें जो एक चीज आपको हमेशा याद रखना है वो कापोसी सार्कोमा याद रखना है। ठीक है, द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ एचआईवी एंड इट्स लाइफ साइकिल हैव बीन इंटेंसिवली स्टडीड किया गया है। ड्रग ट्रीटमेंट आर फोकस्ड ऑन इनहिबिटिंग द वायरल प्रोटीन सच एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो इस केस में जो आपका वायरस की मदद करने के लिए इन्वॉल्व एंजाइम होता है, चूंकि ये आरएनए कंटेनिंग वायरस होता है, ठीक है, तो यहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो होता है वो इन्वॉल्व होता है। ठीक है, जो कि cDNA बनाता है फ्रॉम वायरल आरएनए एंड द वायरल प्रोटीज दैट कट द लार्ज प्रिकर्सर वायरल प्रोटीन इन द फाइन एक्टिव प्रोटीन। ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, मतलब क्या होता है कि जब प्रोटीन एक्टिव फॉर्म में लाना होता है तो उसको प्रोटीएज से क्लीव करना होगा। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ सच ड्रग रिजल्ट इन लॉन्ग टर्म सर्वाइवल अनफॉर्चुनेटली। ठीक है, मतलब आपको क्या करना है, या तो वो अपने प्रोटीन्स को बना रहा है या तो आप दो काम कर लीजिए। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको क्लियर समझा देता हूँ। जब ये प्रोसेस इनिशिएट हो रही है तो क्या कर रहा है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की मदद से एचआईवी जो है वो अपने संख्या को बढ़ा रहा है, क्योंकि ये आरएनए कंटेनिंग वायरस है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, आरएनए कंटेनिंग वायरस होता है और सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, यहीं पर मैं बता देता हूँ। ठीक है, और कितने आरएनए स्ट्रैंड होते हैं, तो दो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस होते हैं। ठीक है, इस तरीके से दो सिस्टम में पड़े होते हैं। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछा गया है। तो या तो आप ऐसे ड्रग बनाइए जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को इनिबिट कर दे, या तो जो आपके ये वायरस के प्रोटीन है, ठीक है, तो कुछ ऐसे प्रोटीएज को आप टारगेट करिए, मतलब एंजाइम लगाइए जो इस प्रोटीन को क्या कर दें, टुकड़े में तोड़ दें। ठीक है, तो ये दो टारगेटेड मतलब कर सकते हैं आप, कि इस तरीके से आप कुछ ऐसे ड्रग का फॉर्मुलेशन करें। ठीक है, तो ये सारी इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको यहाँ पे कवर कर दी है। इसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ सच ड्रग रिजल्ट इन लॉन्ग टर्म सर्वाइवल अनफॉर्चुनेटली लाइक मैनी मेडिकल ट्रीटमेंट एचआईवी ड्रग्स आर नॉट अवेलेबल to all who need them, particularly in poor regions world where AIDS is a prevalent. As result, there are about 2 million death per year worldwide from AIDS। तो एड्स के बारे में आपको पता है, जो कि बहुत ज़्यादा ही आपके लिए मतलब बर्डन है देश में, वर्ल्ड में। तो खैर यहाँ तक ये पूरी स्टोरी यहाँ पे अब ख़त्म हो गई है। तो इस बुक से मैंने आपको इम्यूनोलॉजी स्टार्ट किया था, जिसको मैंने बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करके हमने कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हर चीज़ों को कवर कर लिया है। ठीक है, और मैं ये आपको बार-बार बोलता हूँ कि किसी चीज़ का कोई एक किताब से अंत नहीं होता है, ठीक है? मैं यहाँ पे आपके केवल कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए हूँ, ठीक है? कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है? तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो किसी और बुक में है, ठीक है? जैसे मैं बार-बार बोल रहा हूँ कि क्यूबे भी आप पढ़िएगा, ठीक है? हालाँकि अभी मैं इनिशियली क्यूबे से आपको पढ़ाता तो शायद थोड़ा-सा आपको बाउंस भी कर सकता था, बट अब यहाँ पे एक पूरा ओवरऑल स्टोरी क्रिएट हो चुका है। ठीक है, तो अब जो अपकमिंग वीडियो होंगे उसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मतलब डिटेल में मैं कवर करूँगा क्यूबे से। ठीक है, तो ये इसके रिगार्डिंग अब वीडियो आएँगे। ठीक है, बट ओवरऑल एक आपके लिए मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है। तो अब आपको क्या करना है, अब आपके पास जो भी बुक्स अवेलेबल है, ठीक है, चाहे वो 12th की एनसीईआरटी बुक हो, ठीक है? और चाहे वो एमएससी की कोई बुक हो, ठीक है? और मैंने आपको ये भी बता रखा है कि ज़रूरी नहीं है कि इम्यूनोलॉजी केवल क्यूबे में ही दिया है। अगर आप लेलिंजर उठाएँगे, तो वहाँ पर भी थोड़ा-सा पार्ट दिया गया है, ठीक है? इसके अलावा ब्रूस एल्बर्ट में भी दिया गया है, ठीक है? और लॉडिश में भी दिया गया है। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप हर बुक से इसको आप रीड करते रहिए, जहाँ पे आपको किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मैं उसको डिटेल में बताऊँगा। बाकी आज हमने ये सारी चीज़ों को कवर कर लिया है। इसके अलावा अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है यहाँ पे, ठीक है? अगर आपको यहाँ पे टी हेल्पर एचआईवी के केस में अगर आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो मैं इसका एक सेपरेट पार्ट का वीडियो बना दूँगा, ठीक है? तो एड्स को हम और भी डिफरेंट फॉर्म में देख लेंगे, ठीक है? तो ख़ैर जो एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जितनी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं वहाँ तक मैंने कवर कर दिया है, ठीक है? इसके अलावा अगर आपको कहीं पर कोई भी डाउट होता है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा,
ठीक है? बाकी जो लोग इस चैनल पे नए जुड़े हैं वो वापस से इन सारे वीडियोज़ को रिकॉल करें, ठीक है? बाकी आप अपने कमेंट सेक्शन में बता भी सकते हैं कि आपको पर्टिकुलर कौन से टॉपिक्स को और पढ़ना है, तो मैं उसी के हिसाब से वीडियो अपलोड करूँगा, ठीक है? तो बाकी ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू वेरी मच।